अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा कुछ स्पेशल बात भी होगी चूँकि 14 अगस्त के हवाले से ये प्रोग्राम है। क्रिकेट पर बात तो होगी होगी। क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के साथ एक सीरीज़ खेलनी है, फिर एशिया कप खेलना है और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। टीम सिलेक्शन में नई इंडक्शन, शान मसूद का बाहर जाना, इमाद वसीम का ना होना, सरफराज का ना होना, हारिस का होना और फिर सऊद शकील का आना। सलमान आगा इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर हम शुरू यहाँ से करें कि 1982 से ज़रा फीमेल के हवाले से आज मैं जो उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं स्पोर्ट्स में, गोशबी अवारी साहिबा पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी एशियन गेम्स दिल्ली में। उन्होंने गोल्ड मेडल लिया सेलिंग का। उसके बाद उन्होंने ये टैबू तोड़ा कि फ़ीमेल, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, 1982 के जो एशियन गेम्स हुए उसमें वो वाहिद ही फीमेल एथलीट्स थी। तो ये बड़ी कमाल है कि पहली फीमेल एथलीट हुई और पाकिस्तान की हुई, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। फिर ये टैबू टूटा और चलता रहा। शबाना अख्तर, नसीम हमीद, फिर निदा डार, बिस्मा मारूफ और लातादाद नाम हम ले सकते हैं। इन सब के कारनामे आप तक पहुंचाने के लिए भी जाहिर है एक ख़ास फील्ड है जो है सहाफ़त की, स्पोर्ट्स से जुड़ी वो सहाफ़त। उसमें भी एक बड़ी आइडियल शख्सियत, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम जहाँ पर तमाम तर मर्द हजरात जितना काम कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर वो काम करती हैं। पहली पाकिस्तान की फ़ीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने का भी उन्हें एजाज़ हासिल है और बहुत बड़ा नाम है। हम भी जब वो बोलती हैं तो उनसे सीखते भी हैं, जब वो लिखती हैं तो वो देख कर हम बहुत सारी चीज़ें उनसे लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है उनसे। बहुत बड़ा नाम आलिया रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। और क्रिकेट कमेंटेटर हिजाब जाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मैम आलिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में बोले। मैं तो एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ। मैम क्या आपको लगता है? थैंक यू। मैम आलिया, ज़रा शुरू करते हैं इस चीज़ से कि ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आपने एक टैबू तोड़ा। मैं जैसे गोशबी अवारी साहिबा को हमेशा क्रेडिट देता हूँ इसका, मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज़रा शाये हैं, कैमरा शाये, कनाडा में होती हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने बाद में सदारती अवार्ड लिया। तो उन्होंने जैसे टैबू तोड़ा, फीमेल एथलीट आगे आई, उसने गोल्ड मेडल लिया, ऐसे ही आपको ये क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान में फ़ीमेल्स के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का अगर कोई आइडियल या आइडल है तो वो आपको देखकर बहुत से लोगों ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लौट आगे बढ़ रही है। कैसे शुरू हुआ मैम ये सफ़र आपका? बस ऐसे है कि क्रिकेट से बचपन से ही शौक था। हमेशा से खेलती थी भाइयों के साथ और देखती थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं लिखा करती थी तो उसे क्रिकेट मैगजीन्स में लिखना शुरू किया। वहां से मैं प्रॉपर जर्नलिज्म में आ गई। तो मैंने एक्चुअली अपना जो करियर है वो पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिकल जो जर्नलिज्म है वो भी शुरू कर दी थी। तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि देखिए आजकल के लोग तो नौजवान जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े लकी भी हैं क्योंकि उनको गूगल भी अवेलेबल है और वो टीवी का मीडिया ब्रॉडकास्टिंग की वजह से इतनी चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन हम लोग जो थे हमें तो एक एक ग्राउंड में जाना पड़ता था, एक एक चीज, इवन स्कोरर से जो स्कोर कार्ड लेना होता है जो हाथ से वो बेचारे लिखा करते थे, वो इतना मुश्किल काम हुआ करता था। तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मैंने तो स्कॉश पे जहांगीर खान पर किताब भी लिखी है, इमरान खान पर बुक्स लिखी है और टेनिस कवर किया। मैंने काफी सारे स्पोर्ट्स कवर किए, लेकिन फिर इवेंचुअली मेरा फोकस जो है वो थ्रू आउट क्रिकेट पे ही रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये, चूंकि उस वक्त पीटीपी होता था, 92 93 की बात है, तो वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि उन्होंने स्पोर्ट्स शो शुरू करना था और उन्होंने मेरे 2-3 दफा मुझे कहीं बोलते सुना था, देखा था। तो उन्होंने पीटीवी वालों ने मुझे कहा कि आप आएं और आप इंटरेस्टेड हैं तो करें। तो बस वहां से ब्रॉडकास्टिंग में आई और पहली फीमेल जो है वो स्पोर्ट्स एंकर का मुझे ऑनर मिला पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये सफर चल रहा है आपके सामने। और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। हिजाब, आप क्रिकेट कमेंटेटर हैं, कमेंट्री नॉट इजी गेम, तो कमेंट्री में आना और फिर इस तरह से आगे बढ़ना माशाल्लाह से ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। और फीमेल्स के लिए तो जाहिर है कि हम देखते हैं यकसा अपॉर्चुनिटीज़ पर भी आज ज़रा सी बात करेंगे, फिर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, इन सारी चीज़ों पर आगे चल के बात करते हैं। कैसे आना हुआ कमेंट्री की तरफ हिजाब? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको सलाम और तमाम हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं, और आलिया मैम को मेरी तरफ से बहुत सलाम। ये शी हैज बीन अ ट्रेल ब्लेजर एंड एन आइकॉन फॉर अस। ग्रेस, पॉइज, डिग्निटी, क्रेडिबिलिटी, इमेंस नॉलेज, सब कुछ सीखा है हमने इनसे। नो डाउट। और आना आना ऐसे ही हुआ। आलिया मैम और इनकी तरह जो भी हमारे रोल मॉडल हैं, इनको देखकर जो है वो हमें भी एक इस चीज का कॉन्फिडेंस मिला, शौक मिला कि अगर क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके लिए यू आर पैशनेट अबाउट, एक ऐसी आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, तो
व्हाई नॉट परस्यू दैट। तो उसको ही मतलब वहीं से वही एक शुरुआत होती है आपकी, कमेंट्री की शुरुआत हुई है कंपटीशन से। वो आई कुडंट विन दैट डिबेट, लेकिन ऑब्वियसली उसमें काफी इंकरेजमेंट भी मिली, काफी सपोर्ट भी मिली कॉलीग्स की जानिब से और हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जानिब से। तो एक अच्छा वेलकम मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली कि ब्रॉडकास्टिंग और जर्नलिज्म भी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर इफ़ यू हैव द पैशन फॉर द गेम एंड इफ़ यू हैव द नॉलेज, तो आप सक्सीड कर सकते हैं इस फील्ड में। ज़बरदस्त। मैम आलिया, जब आप अकेले हो किसी फील्ड में तो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है या फिर बड़ा टफ टाइम होता है और चैलेंजिंग होता है? नहीं अरसान, बहुत बहुत टफ टाइम गुजारा है। आप यकीन करें कि बल्कि अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो टाइमिंग मुश्किलात जो हैं वो आज तक चली रही हैं किसी ना किसी के हवाले से। जी मैम, बिल्कुल सही। वक्त जो है वो बहुत मुश्किल इसलिए होता था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे आज बड़े बड़े नाम हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगी, सीनियर हमारे जर्नलिस्ट जो कराची में होते थे, क्योंकि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वहीं से अपना करियर शुरू किया था, तो वो बाकायदा इस बात पे एहतजाज करते थे कि अगर हमारा मैं एक क्रिकेट स्पोर्ट्स मैगजीन निकालती थी ऑलराउंडर के नाम से, जी। तो वो कहते थे कि अगर ये मैगजीन वाले इसमें बैठेंगे तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। तो यहाँ तक तो आरिफ अब्बासी साहब जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा मैम, एक चीज़ थोड़ी सी इसमें अगर एडअप करूं, जो आपका क्रिकेट मैगजीन था ऑलराउंडर, वो एक तो बड़ी जल्दी बहुत पॉपुलर हुआ, और फिर दूसरा ये कि मैं जानता हूँ ये चीज़, मुझे बहुत से लोगों से ये चीज़ें भी, हमारे सीनियर से भी पता चली कि उसको बड़ा रुकवाने की कोशिश और बड़े मामलात कि आपको ड्रेसिंग रूम में बड़ा कुछ फेस करना पड़ा, तो ये मुझे पता है ये चीज़ें। जी एग्जैक्टली, बहुत सारी मुश्किलात हुई, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह का करम इस चीज़ पे भी रहा। देखिए, जैसे अभी हिजाब भी कह रही हैं, अगर आपका पैशन है और आप सीरियस हैं और आपको नॉलेज है, या कम से कम आपके अंदर एक ख्वाहिश है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए मुझे हमेशा से प्लेयर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उस दौर की भी बहुत इज्जत मिली और बड़ा कॉपरेशन मिला। और कहीं कहीं आपको माइलेज मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपको, और खास तौर पे आपको अपने फील्ड के जो लोग होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा एक ऐसा रवैये का बर्दाश्त करना पड़ता है जो बड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है कभी कभी। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी भी खवातीन, चाहे वो खेल रही हैं, चाहे वो जर्नलिज्म में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स की खास तौर पे बात कर रही हूँ, कि हेड्स ऑफ टू देयर फैमिली कि वो उनको सपोर्ट कर रही हैं इस सोसाइटी में जहाँ पे अभी तक बहुत ज्यादा क्लोज माइंडेड लोग हैं इस हवाले से। तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अरसान, आपने अगर ठान ली होती है कि आपने ये काम करना है और उसमें एक्सेल करना है, तो आपको उसमें पूरी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। जब आप संजीदा होते हैं तो सामने वाला भी आपको सीरियसली लेता है। तो बड़ा मेरा ज़बरदस्त। मंशा हमेशा से यही रहा है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि आपने अच्छा, इसके लिए मैम आलिया एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके नर्व बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, आपको टूटना नहीं चाहिए, और अपनी मॉरल बिल्डिंग या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना किरदार सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए कई दफा ऐसा हुआ कि मुझे अपने साथियों के रवैये की वजह से मेरी आंखों में आंसू भी आए, कई दफा दिल बहुत खराब हुआ, कई दफा मैंने सोचा यार छोड़ो, लानत भेजो, कोई और काम कर दो। लेकिन फौरी तौर पे वो एक रिजिलियंस होती है इंसान के अंदर कि नहीं, मैंने एक चीज शुरू की है, मैंने एक काम किया है। सबसे बड़ी सपोर्ट जो है ना, एक्चुअली वो मेरे फादर की थी। तो वो कहते थे कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सब होता है, पाकिस्तानी मुआशरे का एक हिस्सा है, लेकिन आपको ये बर्दाश्त करना है और आप अपने काम पे फोकस करें। तो वो जो एक काम पे फोकस करने की जो तरबियत थी ना, वो आज तक मेरे काम आ रही है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ काम पे, किसी पॉलिटिक्स में नहीं, किसी ग्रुप में नहीं, किसी जो मर्जी क्रिकेट बोर्ड में आए, कोई लड़े ना भड़े, मैं कभी किसी के उस मामलात में पढ़ती नहीं। मुझे सीधा सीधा गेम से इंटरेस्ट होता है और अपनी नॉलेज पे मैं फोकस करती हूँ। ये बात मैंने तो बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके ट्वीट्स हों, आपकी राइटिंग्स हों, आपकी बुक्स हों, या किसी भी चीज़ में, तो हम देखते हैं कि कभी भी आप किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ने की बजाय टेक्निकल चीज़, और बड़ा कम होता है कि फीमेल्स इतनी अच्छी टेक्निकलिटीज़ जानती हो। हिजाब, कमेंट्री एक बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है क्रिकेट का या किसी भी गेम का, चाहे हॉकी हो या कोई भी हो। तो कैसे कमेंट्री की तरफ आना हुआ, और बड़ी टेक्निकलिटीज़ देखते हुए कि ये जो शॉट्स होती हैं, कौन सी पोजीशंस होती हैं, फील्डिंग पोजीशंस क्या होती हैं, तो ये कैसे हुआ? ये आई थिंक बचपन में किसी ने मेरी वालदा को ये बात बोली थी कि आपकी बेटी बोलती बहुत है।
और मेरी वालदा ने उनको आगे से ये बोला था कि आई विश के शी फाइंड समथिंग जिसके बारे में बोलने से जो है ना ये कुछ कमा सके। तो आप कह लें कि एक तरह से आई फाउंड दैट समथिंग इन माई लाइफ की, तो मुझे लगा कि जिसके बारे में बात करने से आई कैन एक्चुअली अर्न समथिंग। तो इट्स ऑल अबाउट आई गेस लुकिंग एट पीपल जिन्होंने ये काम पहले किया हुआ है। और ऑब्वियसली आप अब आई थिंक इन द लास्ट 4-5 years आप देखें कि आपकी वुमेन ब्रॉडकास्टर्स, वुमेन कमेंटेटर्स की तादाद में कितनी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इवन पाकिस्तान के अंदर वी हैव द लाइक्स ऑफ अरूज मुमताज़, सना मीर, उनको सुनकर खुशी होती है और आपको भी इंकरेजमेंट मिलती है कि if they can do it, there are other people who can learn to do it as well. तो जैसे कि आपने मेंशन किया, it's an insanely difficult thing to do. लाइव कमेंट्री से ज़्यादा मुश्किल शायद ही कोई चीज़ होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा विट, आपको बहुत ज़्यादा क्विक रिफ्लेक्सेस और बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। So it takes a lot of effort and you have to gain a lot of knowledge about the game as well, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो डेली बेसिस पे इवॉल्व करती है। इसमें तो कोई शक आपको नहीं। अपना जब ये एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो आप दोनों हज़रात से भी जानूंगा, ख़ास तौर पे मैम आलिया से, ज़रा ये जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं गेम की, ये समझने में, कवर करने का कितना रोल होता है जब आप इन ग्राउंड मौजूद होते हैं, ऑन फील्ड मौजूद होते हैं, तो कितना इसका असर रसूख होता है कि जब आप जाके कवर करें उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है बनस्बत इसके कि आप टेलीविज़न पर बैठ कर चीज़ें देखें और लिख लें। आजकल काफ़ी ज़्यादा ये काम भी बहुत हो रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और मैम आलिया रशीद और हिजाब जाहिद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन का किरदार पाकिस्तान में बतौर जर्नलिस्ट, चूँकि एथलीट्स जो कुछ करते हैं, जितनी वो ग्रां कदर खिदमात अंजाम देते हैं, वो आप तक पहुँचती हैं तो सहाफ़ियों के ज़रिए, आप तक पहुँचती हैं तो कलम के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, अब तो वेबसाइट्स का भी उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसके लिए आपको सहाफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। और ख़वातीन का किरदार कितना अहम है, ज़ाहिर है कि अब आप देखें तो हर फील्ड में फ़ीमेल टीम जो है वो उतर रही है, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, हर जगह आपको फीमेल्स दिखाई देते हैं। बल्कि स्कॉश हो, हम सादिया गुल की बात करें, स्कॉश में एक अच्छा नाम है, मारिया तूर की बात करें, अच्छा नाम है। टेनिस में ऐसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, सारा महबूब हो गई, महक खोखर हो गई, उष्णा सोहेल हो गई, बहुत सारे नाम है। इसी तरह हॉकी को ले लें आप, क्रिकेट को ले लें तो निदा डार, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर, बहुत ही मेरा ख्याल है एक्सीलेंट प्लेयर है निदा डार, और इतनी अच्छी ऑलराउंडर शायद दुनिया में ही कोई हो। और बिस्मा मारूफ, बहुत अच्छा नाम। तो इनके सारी चीज़ों को कवर करने के लिए एक जर्नलिस्ट हो। तो मैम आलिया, ऑन फील्ड जर्नलिज्म कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल मैं आपको अगर फैक्चुअल बताऊं तो कई लोग हैं जो कोई 5-10 मिनट जाते होंगे ड्रेसिंग रूम और उसके बाद चले जाते हैं और फिर वो टीवी पर देखकर अपनी सारी कहानी लिख देते हैं। हाँ, देखिए, ये एक्चुअली लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो नुकसान इसका यह होता है कि आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं, ठीक है। और चूंकि अब तो सोशल मीडिया की वजह से तो अब कोई भी आदमी जो है कुछ भी लिख के हीरो बन जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन देखिए ये देर पा नहीं है। अगर हम 35 साल से काम कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ के जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज तक वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, इसी वजह से कि वो जो डिटर्मिनेशन है और जो मेहनत है वो ही एक्चुअली की है आपकी सक्सेस की, और वो ऐसे नहीं आती। उसके लिए बंदे को बड़ा ग्राइंड होना पड़ता है, आपको मैचेस देखने पड़ते हैं, आपको बैठना पड़ता है। मैं आपको एक फनी की बात सुनाती हूँ कि जब मैं काफी छोटी थी, क्योंकि मुझे बहुत, यानी मैं 5th-6th क्लास में पढ़ती थी, तो मैच चल रहा था टीवी पे एक, तो मेरी LBW एक प्लेयर आउट हुआ तो उसने बड़ा शोर मचाया, बच्चे जैसे मुसल के नाचना शुरू कर देते थे। तो मेरी दादी ने कहा ये LBW क्या होता है? तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये LBW क्या होता है। तो मैं उस वक्त बड़ा खुद भी परेशान सी हो गई, लेकिन ग्रेजुअली मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज किया कि जब तक आपको गेम की टेक्निकलिटीज का नहीं पता चलता, आप उसको प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर सकते। यानी एज ए जर्नलिस्ट तो छोड़ दें, आप इंजॉय नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि यार ये कौन सी बॉल किस तरह की थी, कौन सा करेक्ट शॉट था, कौन सा बैट्समैन जो है वो प्रिसाइज एरियाज में जो है वो खेला है, ये कौन से शॉट्स हैं उसके, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैम अभी रिसेंटली आप बात कर रही थी सऊद शकील के हवाले से, जब टेस्ट में उसने 200 किया, मुझे याद है आपने उसकी जो वो टेक्निकलिटी, जैसे वो स्पिनर को खेल रहा था और इम्प्रोवाइजेशन का एक अमल था, जब वो स्वीप कर रहा था, आपने बड़े परफेक्ट तरीके से उसको डिफाइन किया।
नहीं देखिए, मैं परफेक्ट क्या, मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उस हिसाब से मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि आपको एज ए जर्नलिस्ट अनबायस्ड होना चाहिए और हम्म। आप बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना तज्जिया दें जो आपकी जॉब है, और कभी ना किसी को गैर जरूरी फेवर दें और ना गैर जरूरी किसी को क्रिटिसाइज करें। मेरा ये ख्याल है कि साउथ शकील जो है वो अपने 2-3 साल गंवा चुका है हाँ। सिर्फ इस डिसलाइकिंग की वजह से। तो अब उनका टाइम है और मुझे बहुत हैरत होगी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ये वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाएंगे साउथ शकील को, तो क्योंकि आपका अभी भी चौथा पांचवा नंबर जो है वो वल्नरेबल है। जी। आपको अभी भी आगा जो है वो नीचे खेलते हैं छठे नंबर पे, तो ये आपका एक गैप है। तो इस तरह से जो भी आपका फर्ज है वो आपको कहना चाहिए और किसी किस्म का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरा एक ड्रॉबैक ये भी है कि मैं ज्यादा प्लेयर्स से, लोगों से नहीं मिलती हूँ। उसकी हम्म। वजह ये है कि आप फिर जब रिलेशनशिप बन जाते हैं तो थोड़ा सा आप बाउंड हो जाते हैं कि खामखा किसी को फेवर या किसी की बात कवर कर गए आप, और ये मुझे बहुत नजर आता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपना मैंने जो सीखा है ना, आपके सवाल का जवाब जहाँ से शुरू हुआ था, वो मैंने कोचेस से सीखा है। मैं कोचेस के बहुत क्लोज हूँ। ओके। मैं गुड। ग्राउंड में आज तक जाती हूँ और जाके बैठती हूँ या मैं उनको इनवाइट करती हूँ, उनके साथ कई कई घंटे गुजारती हूँ। जो बात मुझे नहीं समझ आ रही होती वो मैं उनसे समझने की कोशिश करती जबरदस्त। हूँ। तो अपना ये होमवर्क अगर आप करेंगे तो खुद ब खुद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। जबरदस्त जबरदस्त। हिजाब, कमेंट्री में एक बड़ी आजकल चल रहा है मामला कि एक कोई कमेंट हो गया और उससे आप साबित हो जाते हैं कि जी बायस हैं, आप हो ना हो, लेकिन एक कमेंट हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। जैसे बाबर आजम के लिए एक न्यूजीलैंडर ने कर दिया या किसी ने कर दिया, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो लाइव कमेंट्री है, निकल जाए मुंह से तो क्या करना पड़ता है? देखिए, लाइव कमेंट्री में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता सोचने का, और पूरी की पूरी मे भी इतना टाइम भी आपके पास शायद नहीं होता कि आप अपनी पूरी थॉट कंस्ट्रक्ट कर सकें और उसको सही अल्फाज में बोल सकें। तो जो लोग ये करते हैं उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस और बहुत एक अबंडेंस ऑफ वोकैबुलरी उनके पास होती है कि वो अपनी जो वो देख रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं उसको सही से बता सकें। लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। हिजाब से मैम आलिया, एक चीज़, अब डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। स्ट्रक्चर तब्दील हुआ और फिर स्ट्रक्चर पे वापस आ गए, डिपार्टमेंट्स भी आ गए वापस, रीजन्स भी मौजूद हैं। अब आपने जो पुराना स्ट्रक्चर जो एकदम तब्दील हुआ था पहले स्ट्रक्चर के बाद, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा अभी रिसेंटली हुआ, कितना फ़र्क पड़ा खिलाड़ियों पर और खिलाड़ियों के रोज़गार के हवाले से भी, मौक़ों पर भी? टीम बहुत छोटी सुकड़ गई, 6 टीम्स पर आ गए, 192 प्लेस तक चली गई ये गेम। अब दोबारा से हम वापस उस तरफ जा रहे हैं, कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, इसमें दो राय हैं, मुख्तलिफ दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो वो कि जो कि पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने जब ये 6 टीमों का रीजन का आइडिया दिया था, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। और ये भी फैक्ट है कि उनको उस जमाने में क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने काफी समझाने की कोशिश भी की, बल्कि मिसबा और हफीज तो गए थे उनके पास, स्पेशली इस्लामाबाद, और जाके उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की थी कि ये हमारे जो पेक्यूलियर हालात हैं उसमें ये कम प्लेयर्स हैं, ये कम टीमें हैं और हमारा बहुत वसी वो है, और लड़कों का जाहिर है रोजगार से वाबस्ता है प्लेयर्स का। तो लेकिन उनका पॉइंट भी एक तरह से वैलिड था कि उन्होंने ये कहा था कि ये कोई जॉब देने वाला अदारा नहीं है, हमने क्रीम को ऊपर लेके आना है, टॉप की जो टीमें हैं उनको ऊपर लेके आना है। और पिछले इसमें जो रेजिम थी, रमीज राजा जब थे, तो हमने ये देखा जो जिस तरह से उन्होंने वो एक पाथवे देने की कोशिश की यंगस्टर्स के लिए, जो 100 का है वो अभी भी चल रहा है। और उसमें बहुत सारे कोचेज जो हैं वो बेसिक पे, यानी यंग टीम लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर 13 अंडर 16, जो कि फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। ठीक है, अंडर 19 का भी उन्होंने टूर्नामेंट करवाया, वो भी बहुत अच्छी चीज थी, बहुत से प्लेयर्स हमें उससे मिले। लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के जो मामला है ना, वो किसी भी शोबे से हो, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासी वाबस्तगियां हैं और जो सियासी लोगों का अमल दखल है, कॉल करके वो प्लेयर्स को सिलेक्ट भी करा लेते हैं और ड्रॉप भी करवा देते हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अमूमी तौर पर जो आपके मुल्क के हालात हैं उसमें क्या चीज़ सूट करती है। तो उसमें चूंकि हमारी मुआशी तौर पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस चीज़ का आ गया था कि डिपार्टमेंट बंद हुए, तो उसकी वजह से लड़कों की जॉब चली गई। अब दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2014 का दोबारा वापस लेके आए हैं और उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो 6 के बजाय 8 टीमें जो हैं वो की हैं, और
इंडिपेंडेंटली दोनों जो फर्स्ट क्लास के मैचेस भी होंगे, डिपार्टमेंट्स के भी होंगे, तो ये बेहतर तो लगता है। क्योंकि देखिए हम ना वही मैं कह रही हूँ, आइडियलिज्म का हम शिकार नहीं हो सकते। हमें हर सूरत में ये चीज देखनी है, हमारे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जॉब्स भी रखनी है। और उसके अलावा अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें एक मोटे मोटे, तो जो वर्ल्ड कप हमने जीता और जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती, तो वे सब डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहे थे ना उस वक्त। बिल्कुल सही बात तो है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो डिपार्टमेंट्स को जिसे जॉब देते हैं वो तो वैसे ही पिक करते हैं बेहतरीन प्लेयर्स को, वो आठे माठे प्लेयर्स को थोड़ी पिक करते हैं। ये आपने तो वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है आलिया रशीद साहिबा। मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ कि जब हम जीतते हैं वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट, तो तब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स चल रहे थे, और अगर कोई ख़राबी होती है डिपार्टमेंट्स होने की वजह से, तो फिर यकीनी तौर पर हम बड़े बड़े दुनिया के इवेंट, ICC के तमाम बड़े इवेंट्स ना जीत पाते। वापस आते ब्रेक से, तो हिजाब भी हमारे साथ मौजूद है, आलिया रशीद साहिबा भी मौजूद है। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले डिपार्टमेंट और क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी, टीम भी अनाउंस हो गई है हमारी, उस पर भी कुछ थोड़े से कमेंट ले लेंगे। आलिया रशीद साहिबा साथ हैं, तो चलें इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैम आलिया, आपने बड़े अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि हमने वर्ल्ड कप जीता, 92 का वर्ल्ड कप जीता, हमने फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये सब जब तक जीत रहे थे तो डिपार्टमेंट साथ थे। तो अगर हमें क्रिकेट के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली करनी थी, तो मेरा ख्याल है कोई मॉड ऑफ क्रिकेट जो होता है, जो कोई तरीक़ाकार, एडवांसमेंट्स या ये चीज़ें थी, उसमें तब्दीली कर लेते। PSL ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़े नए क्रिकेटर्स दिए, तो इसका मतलब है कि जो जदीदियत है वो कोई बुरी चीज़ नहीं होती। कभी भी नहीं होती, हमेशा उससे आप इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हर नई चीज, हर नया आइडिया जो है वो लोगों को शुरू में अच्छा नहीं लग रहा होता, और उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। मगर इस वक्त भी, जैसे इस वक्त प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उस पर राशिद लतीफ का जो एतराज है कि 18 रीजन जो हैं वो अंडर 19 में वो खेलेंगी, तो 18 रीजन को आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप लेवल पे क्यों नहीं खिला रहे? ठीक, इसके लिए वो बहस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आप इन सारी बातों को छोड़ के एक बिल्कुल अवामी बात मुझसे पूछे ना, तो वो ये है कि जो इम्प्रूव करना चाहिए या जो हमें अडेप्ट करना चाहिए वो ये है कि लोग सिफारिश करा के टॉप लेवल से प्लेयर्स को सिलेक्ट करवा रहे हैं। रीजन में पैसे दे के प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। ओहो। ये मैं आपको बड़े एतमाद से कह रही हूँ, ये मैं अपना, यानी कि मेरे अपने मुशाहिदे में चीजें हैं ये, ठीक है। और खुलेआम ये चीजें चल रही हैं, कोचेस जो है ब्राइब करते हैं, लेते हैं, प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो रीजन्स हैं उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए। देखिए, जब एक पुलिस वाला भी अगर पेट भरा होगा ना, तो उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मोटरवे के पुलिस वालों की आपको ऐसी शिकायतें नहीं मिलती ना, तो उनको बेहतरीन पे। सही। तो आप इसी तरह क्रिकेट में रखें कि आप अच्छे कोचेस को लेके आएं और उनको इतने अच्छे तरीके से डील करें कि उनको कोई जरूरत ना पड़े, उनको कोई खरीद ना सके इन सारी चीजों में। जबरदस्त। मैम आलिया, अब हम जरा टीम पर भी बात कर लेते हैं। इमाद वसीम पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि इमाद वसीम को होना चाहिए था, ये है वो है, फिर सरफराज का होना। अभी जो टीम हालिया अनाउंस हुई है, सऊद शकील, सलमान आगा भी हैं, शान मसूद को काफ़ी मौके, मेरी नज़र में तो काफ़ी मौके मिल गए हैं, तो ठीक है कि अब सऊद शकील को भी मौका मिलना चाहिए। ओपनिंग ऑलरेडी आपकी सेटल्ड है, शान ओपनिंग में कुछ कर भी नहीं पा रहे थे इतना। देखिए, असल में हमारा मसला पता क्या हो गया है कि हम तीनों फॉर्मेट देख रहे होते हैं और उसमें सबकी खिचड़ी पक जाती है कि यानी कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में बेहतर है। हम ना वो T20 की परफॉर्मेंस तो उसको वनडे में रखते हैं, वनडे की परफॉर्मेंस तो हम टेस्ट पर चले जाते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस तो हम दोबारा T20 पे ले आते हैं। तो ये हमारा कंफ्यूजन हो गया है बहुत ज्यादा। अब मेरे नजदीक देखिए, इमाद वसीम जो हैं वो 4 ओवर्स के लिए बेहतरीन बॉलर हैं। T20 में उनका बहुत जबरदस्त नई बॉल के साथ आगाज जो है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन वनडे क्रिकेट में 10 ओवर जो है ना वो कराने के लिए भी फिटनेस की जरूरत होती है। और वनडे क्रिकेट में जो है इमाद वसीम की ना बैटिंग ज्यादा अच्छी है, वो एज ए बैटर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो चॉइसेस हैं उसमें जो टीम सेटल्ड, ऑलमोस्ट आपकी टीम सेटल्ड है। शान मसूद के साथ क्या हुआ है कि शान मसूद जो है उस तरह अपॉर्चुनिटीज तो ग्रैब नहीं कर सके। एक तरह से देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में अभी जो सीरीज खत्म हुई उसमें वो बड़ा एग्रेसिवली खेल रहे थे, एक बड़ा प्लस पॉइंट था, तो वो एग्रेसिवली खेल रहे थे, लेकिन उसमें उनकी विकेटें चली गई।
तो ये जो हमारे प्लेयर्स बहुत टाइम लेते हैं और बहुत ज्यादा अपनी, कहते हैं ना हम लोग कि बहुत सेल्फिश खेल रहा है, अपनी 50-100 के लिए सोच रहा है, वो इसलिए होता है कि उनको पता होता है कि परफॉर्मेंस जब देखी जाती है तो आगे आपके अगर जो स्टैट्स लगे होते हैं उसकी बेस पे लोग देखते हैं। ये नहीं देखते कि उस वक्त इम्पैक्ट क्या था, ये नहीं देखते कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। मिसाल के तौर पे फहीम अशरफ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके पिक करने पे, क्योंकि उनके पीछे परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, बल्कि वनडे क्रिकेट तो वो 2 साल पहले खेले थे। बिल्कुल सही। लेकिन कप्तान का एतमाद होता है। वो थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं, जैसे कि वो वसीम जूनियर को उन्होंने पिक किया या फहीम अशरफ को पिक किया, तो उसकी आमिर जमाल की जगह जो जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसकी वजह डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी है और कप्तान को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये करंट सिचुएशन में हमें विकेटें लेके दे सकते हैं। अच्छा, तो ये वाली मैम आज जरा कप्तानी पर भी चले मौका मिल गया तो इस पर भी बात कर लेते हैं। हिजाब शायद हमारे साथ आ गई। हिजाब, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। चले मैं जरा आपसे भी इस पर बात कर लेता हूँ। हिजाब, एक तो टीम अनाउंस हुई, दूसरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वापस आ गया, तो जरा दोनों पर थोड़ी सी बात। और इमाद वसीम का ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वैसे ऑलरेडी उसामा मीर भी है, मुझे लगता है कि हमारे पास नवाज भी है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, फिर शादाब भी है। पहले अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ऑब्वियसली काफ़ी हमें चेंजेस अभी देखने को मिले हैं। आपका 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन आपका वापस आया और अब हमारी जो डिपार्टमेंटल टीम कंबाइंड विद आवर रीजनल टीम्स, हमारे 2 FC टूर्नामेंट्स होना, आई थिंक आपको थोड़ा सा इसको मे बी फाइन ट्यून हम कर सकते हैं इन द फ्यूचर। लेकिन ये कि ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस अगर आप कहें कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तो ये कि आपके पास जो क्रिकेटिंग टर्म्स में जो आपके पास क्रिकेटर्स का पूल है वो इससे इंक्रीज ही होगा। आपको रीजन से, डिपार्टमेंट से, हर जगह से आपको जो है वो टैलेंट पिक करना, जो हमारे स्काउट्स हैं, जो हमारा PCB के स्काउट्स हैं, जो लुक देखते हैं अपकमिंग टैलेंट को, उनके लिए आई थिंक एक बिगर पूल होना इज अ वेरी गुड थिंग। अब इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है वो तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा हमें, बट दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट नेशनल T20 हैज लाइक इतनी सारी टीम्स उसके अंदर, सो आई थिंक इट वुड डेफिनेटली बी एक्साइटिंग, बट ऑल्सो दीज टूर्नामेंट्स विल बी लॉन्ग, तो देखना पड़ेगा कि कितने हद तक इनको जो है वो फॉलो किया जाता है और कितने हद तक ये कामयाब रहते हैं, वो देखते हैं। जहाँ तक बात की आपने इमाद वसीम की, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर है कि इमाद वसीम इज अ ट्रेमेंडस T20 क्रिकेटर। अभी बात हो रही है ODI फॉर्मेट की, और ODI फॉर्मेट में आई फील लाइक कि आपकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आ जाती है इमाद वसीम के हवाले से। जैसा आलिया मैम ने भी कहा कि वो बैटिंग रिसोर्स में भी शायद बेहतर हैं एज कम्पेयर टू द बॉलिंग रिसोर्स, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर असेसमेंट एज वेल। आपके पास इस वक्त उसामा मीर हैं, नवाज हैं, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी पूरी दुनिया में खेल के आ रहे हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स जिनके साथ वो भी ड्रेसिंग रूम शेयर करके आ रहे हैं, बहुत सारी कंडीशन से वो अवेयर हैं। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल कि उनको यहाँ पर चांस दिया गया। आई वाज वेरी हैप्पी कि उसामा मीर का नाम आया, एंड आई होप कि ही गेट्स टू प्ले एज वेल जो आपके 2 अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर। और आई थिंक कप्तानी के हवाले से देखिए एवरीबडी नोज के बाबर आजम जो हैं वो एक अच्छा, बार बार बिला वजह हिजाब, बगैर किसी वजह के मुझे लगता है कि बार बार कप्तानी, जब सरफराज कैप्टन था ना तब भी हम यही देखते थे। बड़ी अजीब बात है, कप्तानी पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर कुछ पॉकेट्स हैं वो उस पर बात शुरू कर देते हैं। देखिए वो एक आप कह लें कि एक पॉइंट ऑफ फोकस मिला हुआ है सबको कि देखिए इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द टीम, वो बात आपकी कप्तान पे आ जाती है। देखिए जो भी प्लेयर कप्तानी लेता है उसको इस बात का पहले ही सही अंदाजा होता है कि अकाउंटेबिलिटी उसी के कंधों पर आएगी टीम की परफॉर्मेंस की। और ये बात आई एम प्रीटी श्योर के बाबर भी इस बात से अवेयर हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करती है, बुरा परफॉर्म करती है, सबसे पहले वो खुद हाईलाइट होते हैं। लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि वो अपने प्लेयर्स को बहुत जल्दी डिस्कार्ड नहीं कर देते। ये इस बात की आपको दाद देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने ये देखा कि पिछले विद इन इन द लास्ट 2 डेकेड्स होता यही था, एक प्लेयर को चांस दिया जाता था, वो 2-3 गेम में परफॉर्म नहीं करता था, उसको छोड़ दिया जाता था। थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें आई थिंक आपको बाबर को काफी ज्यादा उसके अंदर आपको अप्रिशिएट करना होगा इस बात से कि ही स्टिक्स विद द पीपल जो उसको लगता है कि यहाँ पर बेटर सूटेड है चीज के लिए। ही स्टक विद शान मसूद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन दो उनके बड़ा अवाम का भी बड़ा प्रेशर था और सारा कुछ कि वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं थे, बट ही स्टक विद शान मसूद, ही स्टक विद मोहम्मद हारिस, ही स्टक विद हारिस रऊफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो देखिए आपको उन सब चीजों का आपको फल इवेंचुअली मिलता है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं। अब मैं ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी फैन मैं नहीं चाहूंगी कि हम वर्ल्ड कप में जाके एक्सपेरिमेंट करें। आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले आपके पास जितने टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज हैं आप इसमें डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेरी सॉलिड प्लेइंग 11। अच्छा मैम आलिया, एक चीज़, हमारे पास ऑफ स्पिनर कहाँ गायब हो गया? अगर आप कप्तानी पर भी कुछ बात करना चाहें तो प्लीज़ पहले उस पर कर लें।
मेरा ख्याल है, देखिए खामखा कप्तान को कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान के बड़े पिक्यूलियर हालात होते हैं। अगर आप दुनिया में ये देखते हैं कि T20 का कोई और कप्तान है और टेस्ट और वनडे का और है, तो वो पाकिस्तान में इसका चलना मुश्किल होता है। यहाँ पे चूंकि पॉलिटिक्स बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, ग्रुपिंग बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, तो जरूरी ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कप्तान के पीछे खड़ा हो और स्टैंड ले। आपने एक आदमी को कप्तान बनाया है, उसको इम्प्रूव करने का आप पहले टाइम दें। और क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली आप कोई सीख के घर से तो आते नहीं है ना, आप ट्रेनिंग ऑन जॉब ही होती है। चाहे आप बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी की है, लेकिन गलतियां की हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आप देखें कि वो कितने इम्प्रूव्ड आपको कप्तान नजर आना शुरू हो गए। टेक्निकल डिसीजन उनके, फील्ड सेट, बॉलिंग चेंजेस, आपको बाकायदा नजर आता है कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे मेरा ख्याल है जो हमारी मैनेजमेंट है उनको भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। रेहानुल हक जैसे पीछे हैं, उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो मैनेजर भी हैं और चूंकि इन लोगों के साथ वो हैं भी, पीएसएल में भी, पीएसएल वगैरह में भी साथ काम करते हैं। आप अच्छी चीजें अगर किसी को बताते हैं तो वो आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है कुछ अर्से में, जो हम बाबर की कप्तानी में देखते हैं। अब आप पाकिस्तान में ये चीजें चलती ही रहती हैं कि उसको वो कप्तान है तो वो इतनी देर तक क्यों कप्तान है। जब वो गलत करेंगे या फेलियर होगा तो जरूर क्रिटिसिज्म करें, मगर खामखा के लिए हमारे जो माजरत के साथ बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो समझते हैं कि नेगेटिव हेडलाइंस लगा के उनको ज्यादा शोहरत मिलेगी, प्लेयर्स उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये असल काम से उनका फोकस हट जाता है। अच्छा मैम, एक चीज़, ऑफ स्पिनर क्या मामला हो गया? हमारे पास तो नापैद होकर रह गए ऑफ स्पिनर। साजिद खान भी उतना इफेक्टिव ऑफ स्पिनर नहीं है कि वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपटीशन में दिखाई दे। क्या वजह, आपकी नज़र में क्या वजह है? हमारे पास लेग स्पिनर्स की भरमार हो गई है। मेरा ख्याल है, देखिए मुझे ये लगता है कि एक तो हमारे यहाँ पिचेस जो हैं वो कोई टर्निंग ट्रैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ बैटिंग ट्रैक्स होते हैं ज़्यादातर। एक इसकी वजह ये है। दूसरी वजह ये मुझे नज़र आता है, बल्कि मैंने अपने चैनल पे पूछा था मुश्ताक अहमद से, क्योंकि वो मुसलसल हर क्रिकेट बोर्ड में वो एनसीए में रहे हैं किसी ना किसी हैसियत से, बॉलिंग कोच के तौर पे। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने कितने जो बॉलर्स हैं, कितने स्पिनर्स को डेवलप किया है। हमें वो काम नजर नहीं आता। हमें ये नजर नहीं आता कि आप उस पर गौर करें कि कितने लेग स्पिनर्स हैं, कितने ऑफ ब्रेक हैं। आपको चाइना मैन एक बॉलर हार्डली अब वो नौजवान बच्चा एक मिला है। तो हमारा संजीदगी नजर नहीं आती हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। वो काम जो लाहौर कलंदर करता है, लोगों को ढूंढ ढूंढ के जाके दूर दूर और उनको डेवलप करने का, तो क्रिकेट बोर्ड का काम है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। तो वो इस वजह से हमें नजर नहीं आता। फिर इफ्तिखार अहमद हैं, ऑफ ब्रेक हैं। हफीज का बहुत बड़ा रोल था, वो बहुत डोमिनेट करते रहे, वो मैन ऑफ द मैच लेते रहे, पाकिस्तान को जितवाते रहे। तो मेरा ख्याल है हमारा ये कल्चर तो है ही नहीं कि हमने दूर तक सोचना है कि हम भी किसी को डेवलप करते हैं। तो अल्लाह के हवाले से इफ्तिखार अहमद आ गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया। उनको कभी बॉलिंग करवाई जाती है, कभी नहीं करवाई लेकिन जाती। पार्ट टाइम है, आपकी ये बात सही है। लेकिन एक स्पेसिफिक ऑफ स्पिनर जैसे सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक का रोल था, अरशद खान होते थे, उनका रोल था, बड़ा कम दिखा। की वजह समझे थी ना, हम यूएई में खेल रहे थे ना, वरना सईद अजमल जानता। असल बात यह है कि सईद अजमल अब्दुल रहमान को अल्लाह ताला ने हालात की वजह से मौका दिया कि यूएई की कंडीशन में खेले थे, जहां पे वो ज्यादा सक्सेसफुल थे। पाकिस्तान में उस तरह से होता है। पाकिस्तान में हमारी छट्टा तो पिचेज होती हैं, आपको मालूम ही है। यही तय नहीं हो सका कि हमने किस बॉल से खेलनी है डोमेस्टिक। कभी वो ट्यूब की बॉल आ जाती है, कभी कोकाबोरा आ जाती है। सब कमाल है, ये सलाम करना चाहिए। हिजाब, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे ऑफ स्पिनर वाले मामले पे? नहीं, आई थिंक आलिया मैम ने इसको बहुत अच्छे से है ना, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया जो इशू है हमारा इस वक्त। और लाइक शी सेड कि ये प्रॉब्लम आपका अभी से शुरू नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आपका शुरू हुआ है कोई आई थिंक अ डेकेड अगो, मे बी 10 years अगो, क्योंकि आपकी कि आपका वो टैलेंट सामने आ ही नहीं सका। आई थिंक जो आपके इंस्पायरिंग ऑफ स्पिनर्स भी थे, जो आपके अंडर 16 या अंडर 19 में भी थे, उन्होंने भी उन पिचेस पर खेल खेल के दे लॉस्ट देयर एज एंड दे लॉस्ट द मोटिवेशन टू परस्यू दिस फर्दर। तो वो भी आपके जो है ना, उन्होंने डिफरेंट एवेन्यूज ढूंढना शुरू कर दिए जस्ट टू मेक देयर वे टू द नेशनल टीम। तो वो यही इसी वजह से यू हैव आई थिंक देयर इज नो अबंडेंस ऑफ स्पिनर्स राइट नाउ। लेकिन आई रियली होप कि ये चीज चेंज हो जाए, बिकॉज आपकी टीम कहीं ना कहीं दूरी रह जाती है। जाहिर है ऑफ स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, यहाँ पे T20 हो। ऑफ स्पिनर बड़ा कामयाब हथियार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हिजाब जाहिद क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।
और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।